कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, पर रिदिमा से किसी ने कुछ नहीं पूछा। अरमान और मुस्कान आते और उसका हालचाल पूछकर चले जाते, पर रिदिमा जानती थी अब वह काफी ठीक है और उसे हॉस्पिटल से कुछ दिनों में छुट्टी दे दी जाएगी। पर तब वो क्या करेगी और कहाँ जाएगी? वह उस दिन को कोसती थी जब विवेक की बातों में आकर उसने अरमान का घर छोड़ा था। विवेक ने पहले ही सब प्लान कर रखा था। उन्होंने तुरंत चेन्नई की फ्लाइट पकड़ी और विवेक उसे अपने गांव ले आया। विवेक ने उससे कहा था कि कुछ दिन उन्हें वहां छुपकर रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके पापा या अरमान जरूर पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। उसने दिलासा दिया था कि जब सब कुछ सेटल हो जाएगा तब रिदिमा के पापा को फोन करके माफी मांगेगा, पर उससे पहले वो रिदिमा से शादी करेगा। रिदिमा ने नर्वस होकर पूछा था, पापा मान जाएंगे ना विवेक? विवेक ने शातिर मुस्कान के साथ कहा था, कैसे नहीं मानेंगे? एक ही लड़की है और कोई सहारा भी तो नहीं है ना तुम्हारे पापा का। विवेक की बातें रिदिमा को अच्छी नहीं लगी थी, पर वह उस समय चुप रही। उसने प्यार के जोश में ऐसा कदम उठा तो लिया था, पर उसे अब बहुत डर लग रहा था और पापा की याद भी आ रही थी। विवेक उसके बाद कहीं चला गया था, पर उसकी अम्मा रिदिमा का पूरा ख्याल रखती थी। उसे देखकर रिदिमा को अपनी मम्मी की याद आती थी, पर रिदिमा ने नोटिस किया था कभी कभी वह रिदिमा से बात करते करते बहुत बेचैन हो जाती थी और उठकर टहलने लगती थी। एक दिन उसने रिदिमा को अपने कमरे में बुलाया और बोली, बेटा कुछ खास बात है जो लगता है अब आपसे कहना जरूरी है, वरना बहुत देर हो जाएगी। रिदिमा वहां बैठते हुए सर हिलाती है तो वह एक तस्वीर दिखाते हुए बोली, यह मेरी बेटी है। रिदिमा देखते हुए बोली, अरे वाह, बहुत खूबसूरत है। विवेक ने कभी बताया नहीं उसकी एक बहन भी है। वह फोटो रखते हुए बोली, 16 बरस की थी जब मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। रिदिमा को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने सॉरी कहते हुए विवेक की अम्मा के हाथ को सहलाया। वह औरत कुछ देर चुप ही रही, फिर रिदिमा की ओर देखते हुए पूछने लगी, कब से जानती हो विवेक को? रिदिमा इस प्रश्न से चौंक गई और उत्तर दिया, यही 2-3 साल से। वह औरत जिसका नाम लक्ष्मी था बोली, इतना समय तो काफी होता है ना बेटा, किसी को जानने या पहचानने के लिए। रिदिमा उनकी बातों का मतलब नहीं समझी और उनका चेहरा देखने लगती है। वह औरत बोल उठी, विवेक मेरा सौतेला बेटा है, अपना नहीं। मेरे पहले पति की डेथ के समय मेरी बेटी बहुत छोटी थी और मुझे कोई सहारा चाहिए था। मैं बिहार से हूँ, यहाँ की नहीं हूँ। विवेक के पिता वहाँ कोई बिजनेस करते थे, उससे मुझे प्यार हो गया और अपने समाज, अपने लोगों को छोड़कर उसके साथ यहाँ आ गई। और पता चला पहली बीवी से उसे एक बेटा है, पर मैंने विवेक को अपना बेटा ही मान लिया। कुछ दिन बाद मुझे उसके बाप के असली धंधे के बारे में पता चला तो मैं कांप गई। वह जिस्म फरोशी का धंधा करता था। मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से भागना चाहती थी, पर उसके बाप ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने भागने की कोशिश की या किसी को कुछ भी बताया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे अपनी बेटी की चिंता थी, इसीलिए मैंने उसे हॉस्टल भेज दिया और कभी घर ही नहीं आने देती थी। पर मेरा दुर्भाग्य, एक बार मैं बहुत बीमार पड़ गई, तब वह घर आई। 16 बरस की थी। वो 10वीं का एग्जाम दिया था और ढेर सारे सपने थे उसकी आंखों में। मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, तब विवेक के बाप ने उसे मेरे बहाने ले आया
और अचानक से वो गायब हो गई। मैं बिल्कुल पागल हो गई थी। पुलिस ने भी कोई मदद नहीं की। उन्होंने केस लेने से ही मना कर दिया। विवेक के बाप के पैर पकड़े मैंने, पर वो चुप रहा। मुझे पूरा शक था उसने मेरी फूल जैसी बेटी का सौदा कर दिया। कुछ दिन बाद मेरी मासूम बच्ची की लाश मिली एक होटल के कमरे में। न जाने कितने दरिंदों ने अपनी हवस मिटाई हो। कहते हुए वह फूट फूट कर रोने लगी। रिद्धिमा उन्हें संभालना भूलकर कांप रही थी। उसे ये सब विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कांपते स्वर में कहा, आंटी आप सच नहीं कह रही ना? लक्ष्मी ने आंसू पोंछते हुए बोला, तू बहुत भोली है रिद्धिमा। तुझे नहीं पता विवेक भी इसी बिजनेस में है। वो लड़कियों को उठाता है और बेच देता है। तू शायद उसे पसंद आ गई है इसलिए ले आया, पर वो तेरे से शादी नहीं करेगा। अपनी प्यास बुझाएगा और फिर तुझे भी बेच देगा। अरे ये लोग अपनी माँ को नहीं छोड़ते, तू तो फिर भी पराई बच्ची है। रिद्धिमा को लगा वह बेहोश हो जाएगी। उसके आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, पर उसे आंटी की बातों पर पूरा विश्वास भी नहीं हो रहा था। उसने सुना आंटी कह रही थी, मेरी बेटी का नाम रिद्धि था। जब तुझे देखा, तेरा नाम सुना, तेरा मासूम चेहरा मुझे उसकी याद दिलाता है। मैं जानती हूँ मैंने अगर विवेक के धंधे में टांग अड़ाई तो वो मुझे मार देगा, पर तुझे देखकर खुद को रोक नहीं पाई। मैं चाहती हूँ कुछ अच्छा कर जाऊं इस दुनिया से जाने से पहले। रिद्धिमा डरी आवाज में बोली, हम पुलिस के पास चलते हैं आंटी। लक्ष्मी आंसू भरी आवाज में बोली, कितनी भोली है तू। तुझे पता नहीं ये पुलिस विवेक से मिली हुई है, वरना इतना बड़ा धंधा इतनी आसानी से कैसे चल सकता है। रिद्धिमा असहाय भाव से बोली, अब मैं क्या करूंगी आंटी, प्लीज मुझे बचा लो। लक्ष्मी उसके बालों को सहलाते हुए बोली, मैं नहीं जानती तुझे बचा पाऊंगी कि नहीं, पर कोशिश जरूर करूंगी। मेरी बात ध्यान से सुन। मैं कुछ पैकेट दूंगी तुझे जिसमें बेहोशी की दवा है। कल विवेक वापस आ रहा है और मुझे पता है वह तुझे कल ले जाएगा अपने साथ शादी के बहाने से, पर शादी नहीं करेगा। तुझे वो किसी होटल में ठहराएगा। तेरी बेबसी का फायदा उठाकर या तो अपनी हवस पूरी करेगा या किसी और के हाथों सौंप देगा। जो भी हो, हिम्मत मत हारना, और जिसके भी साथ हो उसे बातों में फुसलाकर ये दवाई उसकी ड्रिंक में डाल देना और मौका मिलते ही भाग जाना। याद रखना किसी तरह ये दवाई उसे खिलाना है जिससे वो बेहोश हो जाए। रिद्धिमा सुन रही थी, पर उसके दिमाग में शायद कुछ जा नहीं रहा था। उसे बस पापा की याद आ रही थी और आंखों में आंसू बहे जा रहे थे। लक्ष्मी प्यार से उसके आंसू पोंछते हुए बोली, मैं जानती हूँ तेरे लिए कितना मुश्किल होगा ये सब, पर हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा बेटा। अपनी इज्जत और जिंदगी बचाने के लिए तुझे वो करना होगा जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं। रिद्धिमा रोते हुए बोली, मैं कोशिश करूंगी आंटी, मुझे पापा के पास वापस जाना है। लक्ष्मी बोली, अगर तू किसी तरह उसके चंगुल से बच गई ना, तो भूल कर भी मुंबई का रुख मत करना बेटा। उसे भी पता है तू मुंबई जाने की कोशिश करेगी और उसके आदमी वहां चारों तरफ फैले हैं, कहीं से भी तुझे ढूंढ निकालेंगे। रिद्धिमा कांपते हुए बोली, तो मैं कहाँ जाऊंगी आंटी? लक्ष्मी बोली, मैंने उसका इंतजाम किया है, तू घबरा मत। ये कुछ पैसे रख और ये एक पता है मेरी बहन का। विवेक को इसके बारे में कुछ नहीं पता। तू वहां जाकर छिप जाना, मैं उसे बताकर रखूंगी।
वहां 1-2 महीना रहकर ही अपने पापा से कांटेक्ट करने की कोशिश करना और उन्हें कहना वो तुझे खुद आकर वहां से ले जाए। रिद्धिमा ने सर हिलाया और आंटी से लिपट गई और रोने लगी। लक्ष्मी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, भगवान तुझे सही सलामत अपने घर पहुंचा दे बेटा, और जिसे छोड़कर आई है उससे माफी मांग लेना, तुझे अपना लेगा वो। रिद्धिमा चौंकते हुए बोली, कौन? लक्ष्मी उसके सामने उसका मंगलसूत्र रखते हुए बोली, तू शादीशुदा है ना? इतना मुझे पता है। तूने ये मंगलसूत्र रखा था टेबल पर, तो मैंने उसे उठाकर रख दिया था। अगर तेरा पति एक अच्छा इंसान है तो उसके पास लौट जाना बेटा, और ये मंगलसूत्र कभी मत उतारना। शायद यही तुझे मुसीबत से बचा ले। उस रात रिद्धिमा आंटी के पास ही सोई और दोनों सारी रात बातें करते रहे। रिद्धिमा ने आंटी को बताया कि वह किस तरह अरमान को छोड़कर शादी वाली रात ही विवेक के साथ भाग आई थी। वह अपने मम्मा पापा के बारे में बताते हुए रोती रही। लक्ष्मी उसे हिम्मत देती रही और बार बार उसे यही समझाती रही कि विवेक के सामने उससे ज्यादा बात ना करे और नॉर्मल ही रहे। अगले दिन विवेक आ गया और उत्फुल्लित स्वर में बोला, रिद्धिमा जान, मैंने सब इंतजाम कर लिया है, चलो मेरे साथ। पर रिद्धिमा के पैर मानो जम गए थे। उसने कांपते स्वर में पूछा, कहाँ? विवेक उसे अजीब निगाहों से घूरते हुए बोला, हम शादी करेंगे ना। मैंने कोर्ट में अर्जी दे दी है और सारा इंतजाम कराया हूँ। रिद्धिमा की आवाज थरथराई। विवेक, तुमने कहा था पापा को बताओगे? विवेक थोड़ा रुष्ट स्वर में बोला, तुम्हें हो क्या गया है रिद्धिमा? अगर मैंने शादी से पहले उन्हें बताया तो पुलिस हमें पकड़ कर ले जाएगी और तुम्हें उस इंसान के हवाले कर देगी जिसके साथ तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवाई थी तुम्हारे पापा ने। चलो अब, लेट मत करो। लक्ष्मी के इशारा करने पर कांपते टांगों से रिद्धिमा उठ खड़ी हुई। फिर लक्ष्मी को असहाय नजरों से देखते हुए पूछने लगी, आंटी भी जाएंगी ना? विवेक झल्लाते हुए बोला, इतने सवाल क्यों करती हो? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? अम्मा बाद में आएगी, चलो अभी। रिद्धिमा समझ गई इससे ज्यादा कुछ कहने पर शायद विवेक को शक हो जाएगा। वह चुपचाप उठ खड़ी हुई और विवेक की कार में जा बैठी। पर उसे लग रहा था जैसे उसके बदन में जान ही नहीं हो। विवेक कार स्टार्ट करते ही उसने आंसू भरी निगाहों से आंटी को देखा और फिर सामने देखने लगी। उसे नॉर्मल रहना था, ये बात लक्ष्मी ने कूट कूट कर उसके दिमाग में सारी रात भरी थी। जब विवेक उसे एक आलीशान होटल में ले गया तो रिद्धिमा समझ गई कि आंटी ने सब कुछ सच कहा था। उसने फिर से पूछा, विवेक, तुमने तो कहा था हम कोर्ट जाएंगे, यहाँ क्यों आए हैं? विवेक उसके गाल को सहलाते हुए शातिर मुस्कुराहट के साथ बोला, जाएंगे जाने मन, इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? धीरे धीरे सब पता चलेगा, मैं कुछ देर में आता हूँ। विवेक ने उसे बाहर से लॉक कर दिया और चला गया और रिद्धिमा अपने मौत की घड़ी गिनती रही। कुछ घंटों बाद वह लौट आया, पर वह पूरे नशे में धुत था। रिद्धिमा के हाथ पांव सन्न हो चुके थे, पर उसे अपना होश नहीं खोना था। इसलिए वह बोली, विवेक, तुम ऐसे कोर्ट जाओगे? विवेक, तुम ऐसे कोर्ट जाओगे? विवेक हंस पड़ा और उसके गाल को चिकोटी काटते हुए बोला, हम ना उल्टा नियम करेंगे जाने मन।
पहले सुहाग रात मनाएंगे, फिर शादी करेंगे। रिद्धिमा कांपते स्वर में बोली, विवेक ये गलत है। विवेक उसे अपनी ओर खींचते हुए बोला, तू मुझसे प्यार करती है ना, तो कुछ गलत सही नहीं है। चल हम मौज करें। रिद्धिमा को उससे घिन आ रही थी। जिस इंसान से उसने इतना प्यार किया था, 2 साल से जानती थी, ये वो विवेक नहीं था। अब उसे समझ आया कि भेड़ की चमड़ी के अंदर कितने भेड़िए छुपे होते हैं। पर उसे इस भेड़िए के हाथ से बचना था और अपना धीरज नहीं खोना था। तभी विवेक का फोन बजा। उसने एक गंदी गाली दी और फोन उठाया, पर वो जो बातें कर रहा था सुनकर रिद्धिमा के हाथ पांव सुन्न हो गए। वह कह रहा था, मेरे साथ है, कल आपके हवाले होगी सर। नहीं, बस एक दिन मुझे भी एंजॉय करने दीजिए। इतने साल की मेहनत है मेरी, आपको कोई शिकायत नहीं होगी सर। रिद्धिमा को लगा वह कहीं जाकर डूब मरे, पर यही एक मौका था जब उसके बचने के कोई आसार थे। उसने लक्ष्मी की बातों को याद किया और ड्रिंक में वो पाउडर मिला दिया। विवेक फोन रखता हुआ उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, कल से तो तुम जन्नत में होगी जाने मन, सिर्फ आज की रात है हमारी। फिर उसने ड्रिंक्स उठाई और पूरी बोतल गटक गया। रिद्धिमा सहमे हुए नजरों से उसे देख रही थी। विवेक ने एक बोतल उठाई और बोला, थोड़ी पी ले, नशा होगा तो सब कुछ आसान हो जाएगा। रिद्धिमा थरथराती आवाज में बोली, मैं नहीं पीती विवेक। विवेक और एक बोतल उठाते हुए बोला, तेरी मर्जी, मैं तो तेरा काम आसान कर रहा था। कहते हुए उसने उस बोतल को भी गटक लिया और रिद्धिमा की तरफ बढ़ने लगा। रिद्धिमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और लग रहा था वो बेहोश हो जाएगी। विवेक उसका हाथ पकड़कर खींचता है और अचानक खुद ही जमीन पर लुढ़क गया। रिद्धिमा समझ गई ये उस दवा का असर था, पर वह वहीं कुछ देर खड़ी रही। फिर अचानक जैसे ही उसे होश आया, वो वहां से भाग गई। रिद्धिमा लक्ष्मी की बहन के घर कुछ दिन छुपी रही। वहां से उसने पापा को बहुत बार कॉल किया, पर फोन बंद था उनका। लगभग 2 महीने बाद वह वहां से निकलकर मुंबई आ गई और जब अपने घर आई तो उसे पता चला पापा घर बेचकर कहीं चले गए हैं। उसके पास और कहीं जाने का रास्ता नहीं था, इसलिए उसने उस मासी अर्थात लक्ष्मी की बहन के पास लौटने की बात सोची, पर उससे पहले ही वह विवेक के हाथों पड़ गई। विवेक ने उसे थप्पड़ मारते हुए रस्सी से जकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया और दहाड़ते हुए बोला, तूने मेरा असली रूप नहीं देखा ना लड़की, बहुत प्यार मोहब्बत हो गया तुझसे। तू मुझसे भागने की कोशिश कर रही थी, तेरी इतनी हिम्मत, अब देखना तेरा क्या हाल करूंगा, पड़ी रहे यहाँ तेरा सौदेबाज आने तक। रिद्धिमा वहां उसी तरह बंधी हुई 2 दिन तक पड़ी रही और अचानक तीसरे दिन लक्ष्मी उसे वहां से निकालते हुए बोली कि उसने रिद्धिमा के रहने की व्यवस्था की है, वह अभी भाग जाए। पता नहीं वह भला इंसान कौन था जिसने उसे अपने साथ रखा और घर में छुपने को जगह दी। कुछ दिन वहां रहने के बाद वह बेबसी के स्वर में बोला, बहन, मैंने कुछ संदिग्ध लोगों को आसपास घूमते देखा है। मुझे शक है वे विवेक के आदमी होंगे, इसलिए मैंने आपके रहने का इंतजाम कहीं और किया है। आप आज रात तैयार रहना। रिद्धिमा के पास और कोई चारा नहीं था, पर सच में उस इंसान ने उसे एक सुरक्षित गांव में रखा था।
पर रिद्धिमा जानती थी उसे कुछ दिनों में यहाँ से भी भागना पड़ेगा, पर कहाँ उसे खुद भी नहीं पता। और सच में एक दिन वह घड़ी आ गई जब विवेक के आदमी उसे ढूंढते हुए उस गांव तक आ पहुंचे। रिद्धिमा समझ गई थी अब वह बच नहीं सकती, इसलिए उसने कार से टकराकर अपनी जान देने की कोशिश की थी। पर उसकी किस्मत उसे यहाँ ले आई, अपने पापा के हॉस्पिटल में। पर पापा कहाँ है? वह किसी से कुछ पूछे नहीं। उसने जिस तरह अपने पापा की इज्जत मिट्टी में मिला दी, अब उनके बारे में पूछने का हक भी नहीं है उसे। पर यहाँ से निकलते ही विवेक के आदमी उसे पकड़ लेंगे। वह कहाँ जाएगी, क्या करेगी? विवेक का चेहरा याद आते ही उसका गला सूखने लगा। उसने पानी का ग्लास लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो वहां उसे एक पैकेट नजर आया। उसने उसे खोला तो उसमें उसका मंगलसूत्र था और साथ में 2 लाइनें लिखी हुई थी। रिद्धिमा, तुम्हारा मंगलसूत्र मुझे मेरी कार में मिला। शायद एक्सीडेंट के बाद तुम्हें यहाँ लाते वक्त गिर गया और टूट गया था। मुझे पता है एक औरत के लिए उसका मंगलसूत्र कितना कीमती होता है, इसलिए मैंने इसे ठीक करवा दिया। अरमान। रिद्धिमा आंसू भरी निगाहों से मंगलसूत्र पहनते हुए बुदबुदाई, माफ करना अरमान, मैंने इस मंगलसूत्र की कीमत नहीं समझी थी, इसलिए आज मेरी ये हालत है। और शायद इसी ने अब तक मेरी इतनी रक्षा की है। पर अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगला भाग।